CH26 नमित्स रियल फादर। नमित के अपार्टमेंट में यामी और नमित हैरान परेशान सोफे पर बैठे उन सब लोगों को घूर रहे थे। यामी कभी सुमित्रा को देखती, कभी किरण को। इधर नमित अनिल को गुस्से से घूर रहा था। इधर अनिल भी नमित के गुस्से का कारण समझ रहा था, क्योंकि नमित अनिल के ना बताने के कारण किरण जी को गलत समझ लिया था। अगर गुस्से में नमित किरण जी के साथ कुछ गलत कर देता, उसका जिम्मेदार कौन होता बताओ। नमित को गुस्से में देखकर अनिल गर्दन झुकाकर धीरे से बोला, नमित मुझे माफ कर दो, लेकिन मुझे इन लोगों ने तुम्हें बताने के लिए मना किया था। यामी जो सुमित्रा और किरण को घूर रही थी, वो भी अब ध्यान से अपने भैया की बातें सुनने लगी। अनिल की बात सुनकर नमित को गुस्सा में बोला, आपने भैया कभी सोचा है, किरण आंटी जैसे यामी को परेशान करने का नाटक करती थी, अगर उसे देखकर मैंने कभी उन्हें चोट पहुंचा दी, तब उसका जिम्मेदार कौन होता। आपने कभी मेरे ऊपर विश्वास ही नहीं किया, जिस कारण आपने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। आप मुझे बता सकते हैं, मैंने कभी आपसे कोई बात छुपाई है? मैंने आपको अपना असिस्टेंट नहीं बल्कि बड़े भैया माने थे। जितनी रिस्पेक्ट यामी आपको देती थी, उससे कहीं ज़्यादा रिस्पेक्ट मैं आपको देता था। नमित आगे बोला, भैया आपको पता है, इस दुनिया में मैंने अपने दादाजी और नाना जी के अलावा इस दुनिया में किसी पर विश्वास किया है? रोनाल्डो आप और नवीन हो, बाकी मैंने कभी किसी पर इतना विश्वास नहीं किया जितना। मैं आपको एक बात सच बताता हूँ भैया, मुझे कभी माँ बाप का प्यार नहीं मिला, लेकिन मैं खुश था मुझे नानू, दादू और सच्चे भाई का प्यार मिला है। लेकिन आज आप लोगों ने मेरा ये भ्रम भी तोड़ दिया। मुझे आज लगता है मैं हमेशा से ही अकेला था, और शायद आगे भी अकेला ही रहूँगा। मेरे ऊपर किसी को विश्वास ही नहीं है। सब लोग कुछ न कुछ मुझसे छुपाते रहे हो, लेकिन मैंने कभी किसी से कुछ नहीं छुपाया। मैं आप लोगों पर विश्वास करता हूँ, इस कारण मैं आप लोगों के सामने खुली किताब की तरह रहा। ये बोलकर नमित चुपचाप उठकर अपने कमरे की तरफ चला जाता है। आज नमित बहुत ज़्यादा टूट चुका था। उसे ऐसा लग रहा था हर इंसान उसके खिलाफ था, और हर इंसान उसे सिर्फ झूठ बोल रहा था। जो लोग भी उसके आसपास थे, उन सब ने नकली मुखौटा पहन रखा था। कम से कम एक चिराग ऐसा इंसान था जिसने कभी भी उसके सामने अच्छाई का मुखौटा नहीं लगाया था। हमेशा अपनी नफरत उसके सामने जाहिर की थी, चाहे उसका दुश्मन ही क्यों हो। लेकिन यहाँ उसके अपने और हितैषी ही उसके सबसे बड़े दुश्मन बने थे। नमित को आज ऐसा लग रहा था, अगर वह उनकी बातों का दिल से बुरा मान जाता और उन्हें अपनी शक्तियों के द्वारा नुकसान पहुंचा देता, वो जिंदगी भर अपने गिल्ट में जीता, कभी भी जिंदगी में सुकून नहीं हासिल कर पाता। उसकी खुद की माँ ने कभी उसे अपने बेटे के रूप में नहीं अपनाया, बल्कि झूठी नफरत और भोलेपन का मुखौटा लगाए। नमित अपने रूम में सोफे पर बैठा सोच रहा था, जिसे वह 17 साल से अपना पिता समझ रहा था। शायद उससे तो उसका कोई लेना देना ही नहीं था। उसे अपना पिता समझकर उसके जुल्म सहता रहा, ना कभी उफ तक किया, ना कभी उसे कुछ कहा, क्योंकि वो उसे अपना पिता मानता था। लेकिन आज नमित उस अजनबी आदमी को देखकर समझ गया था, उसका असली पिता वो जो आज अजनबी उसके घर पर मौजूद है। वो इतने सालों तक जिस विक्रम अग्रवाल को अपना पिता मानकर जी रहा था, उसे उस पर जुल्म करते हुए उसके माता पिता देखते हुए आए हैं। उसके माता पिता को सब कुछ जानकर भी अपने बेटे पर थोड़ी सी भी दया नहीं आई, और वह सब कुछ आंख बंद करके देखते रहे। उन लोगों के धोखे को याद करके अचानक नमित की आंखों से आंसू बहने लगे। नमित खुद में ही बड़बड़ाते हुए बोला, मेरा इस दुनिया में शायद कोई नहीं है। उसके आसपास मौजूद हर इंसान अपने चेहरे पर नकली मुखौटे के साथ है, कोई नफरत का तो कोई सच्चाई का मुखौटा लगाए घूम रहा है। नमित अपना सर नीचे किए हुए बैठा था। इतने में नमित को अपने सिर पर एक हाथ महसूस होता है, जिसे महसूस करते ही नमित अपने आंसुओं से भरी आंखों से सामने मौजूद इंसान को देखने लगता है। यामी सामने खड़ी नमित सर हल्के हल्के सहला रही थी। यामी का प्यार भरा स्पर्श महसूस करते ही नमित की आंखों से आंसू तेजी से बहने लगते हैं। ये देखकर यामी जल्दी से नमित का चेहरा अपने हाथों में भर के नामे सिर हिलाती है। नमित जल्दी से यामी की कमर पकड़कर अपनी तरफ खींचकर यामी के पेट में अपना सिर घुसा फूट फूट कर रोने लगता है। आज नमित 10 सालों से अपने अंदर भरा दर्द यामी के सामने निकाल देना चाहता था। यामी भी नमित को रोकने की जगह उसे रोने दिया, उसका हल्के हल्के सिर सहलाने लगी। नमित का दर्द महसूस करके यामी की आंखों से भी आंसू बहने लगे, क्योंकि नमित ने बचपन से ही बहुत कुछ बर्दाश्त किया था। फिर भी उसे कुछ लोगों पर विश्वास था, उन लोगों ने भी आज उसका विश्वास तोड़ा था, जिस कारण आज नमित से उसका दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तभी यामी की नज़र के गेट के बाहर गई, जहां अनिल और बाकी 5 लोग नमित के दर्द को देखकर नम आंखों से नमित को देख रहे थे। सुमित्रा अपना मुंह दबाकर फूट कर रो रही थी। इधर उस अजनबी की आंखों में भी आंसू भरे थे। किरण जी भी आज नमित का दर्द देकर यामी का दर्द महसूस कर पा रही थी। वह भी एक माँ के प्यार के लिए तड़पती थी। चाहे अनिल ने उसे माता पिता भाई बहन का प्यार दिया हो, लेकिन माँ तो माँ होती है ना। ये सब सोचते हुए किरण जी की आंखों से भी लगातार आंसू बह रहे थे। अनिल से ज़्यादा देर नमित का दर्द भरा रोना बर्दाश्त नहीं हुआ। अनिल जल्दी से नमित को खींचकर अपने गले लगाते हुए बोला, नम मुझे माफ़ कर दे, मैं तुम्हारा बंगा भाई बन गया, लेकिन कभी सच्चे दिल से भाई का रिश्ता नहीं निभा पाया।
और तुम्हारे विश्वास को तोड़कर हमारे रिश्ते को नकली साबित कर दिया। अनिल आगे बोला, नम ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था, लेकिन ये लोगों ने मुझे इंसानियत का वास्ता देकर ये सब छुपाया था। इन लोगों ने मुझसे कहा था, अगर मैंने तुम लोगों कुछ भी बताया, शायद तुम यामी को हमारे बारे में बता दो और तुम अपने माँ बाप के बारे में जानकर अपने आप को ना रोक पाए, अपने माँ बाप के पास चले जाओ और तुम दुश्मनों की नज़र में हम सब आ जाए, जिससे वह लोग तुम्हें और यामी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अनिल आगे बोला, मैं तुम लोगों के लिए डर गया था छोटी, और तुम्हें कुछ भी नहीं बताया, मुझे माफ़ कर दो। ऐसा नहीं है कि मुझे तुम लोगों पर विश्वास नहीं था, लेकिन मुझे तुम लोगों को खोने से डर लगता था। अनिल की बात सुनकर जो नमित इतनी देर से अनिल से अलग होने की कोशिश कर रहा था, अचानक अनिल को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगाकर बोला, बड़े भैया आपने ऐसा क्यों किया, मेरे साथ आपने मेरा विश्वास क्यों तोड़ा। मैंने इतना सोचा था दुनिया में कोई भी मुझे धोखा दे सकता है, लेकिन आप और यामी मुझे कभी भी धोखा नहीं दोगे। नमित की बात सुनकर यामी को भी अपने पिछले जन्म की बात याद आ गई। उसने कैसे ड्रग्स देने वाली बात पर चिराग का विश्वास कर लिया था। नमित ड्रग्स देने के लिए बुरा भला बोलकर उसे रिश्ता तोड़ लिया था। नमित ने उसे कितनी बार रिक्वेस्ट की थी और सफाई देने की कोशिश की थी, लेकिन यामी ने नमित का बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया था, बल्कि नमित को एक पार्टी में पूरी तरह बेइज्जत और अपनी कसम देकर हमेशा हमेशा के लिए दूर रहने की वार्निंग देती थी। ये याद करके यामी का मन गिल्ट से भर जाता है और वह फूट फूट कर रोने लगती है। यामी को याद आता है, तब तो अनिल भैया भी यहाँ पर नहीं थे, कोई नमित नहीं था जो उस टाइम पर नमित को संभाल सके। मेरे दिए गए धोखे के कारण नमित कितना टूटा होगा और अकेला पड़ गया होगा। उन्हीं दिनों में अंकिता नमित के करीब गई थी, उसके दर्द की साथी बनकर यामी के नमित से रिश्ता तोड़ने की 15 दिन बाद ही अंकिता और नमित दोस्त बनकर उसके सामने आए थे। लेकिन यामी ने बिल्कुल इग्नोर कर दिया था क्योंकि वह नमित से नफरत करने लगी थी। फिर धीरे धीरे पता चला नमित और अंकिता एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, लेकिन अंकिता और चिराग ने उसे मारने से पहले बताया था नमित यामी से अपनी मरने तक प्यार करता था। अचानक ही यामी बेहोश हो जाती है। यामी को बेहोश होते देख अनिल और नमित जल्दी से यामी को संभालने यामी की तरफ लपक है। फिर दोनों मिलकर यामी को नीचे गिरने से पहले ही पकड़ लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले नमित और अनिल एक दूसरे के गले लग रो रहे थे, तभी उन्हें जोर जोर से यामी के रोने की आवाज़ आई। वो लोग हैरान होकर यामी को देखने लगे, तभी यामी बेहोश हो गई। ये देखकर दोनों ने घबराकर यामी को पकड़ लिया। तभी सुमित्रा और किरण भी दौड़कर यामी को देखने आती हैं, लेकिन नमित उन्हें अपने हाथ इशारे से रोक देता है और अपनी कोल्ड आवाज़ में बोला, अब आप लोगों को इंसानियत की परवाह नहीं है क्या, जो आप लोग हमारे करीब आ रहे हैं और माँ बनने की कोशिश कर रही हैं। नमित की बात सुनकर सुमित्रा और किरण को बुरा तो बहुत लगता है, उनके दिल में अजीब सा दर्द होता है, लेकिन वह दर्द इन मासूम बच्चों के दर्द के आगे कुछ भी नहीं था। इन मासूम बच्चों ने तो अभी तक ठीक से दुनिया भी नहीं देखी थी, इन्हें अपने माँ बाप से ही दुत्कार मिलने लगी। इन बच्चों का दिल कितनी बुरी तरह टूटा था। ये सोचकर किरण और सुमित्रा जी वापस यामी के पास जाने ही वाली होती है। वह अजनबी इंसान उन दोनों के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, मैं समझ सकता हूँ तुम दोनों के दर्द को, मैं भी उसका बाप हूँ, लेकिन कभी अपनी शक्ल भी अपने बच्चे को नहीं दिखाई। उसके दर्द को थोड़ा कम होने दो और उसे टाइम देना ही सही रहेगा, वरना ऐसा ना हो कि हम हमारे बच्चे के करीब जाने की कोशिश करें, वो लोग हमसे और दूर चले जाएं। इससे अच्छा है हमने 17 साल वेट किया है, तो कुछ दिन या साल और वेट कर लेते हैं। माना हमारी मजबूरियां थी, लेकिन ये भी तो मासूम बच्चे थे, इन्हें भी तो माँ बाप का प्यार चाहिए था। और हमारे नमित ने तो कितना ही दर्द सहा है, उस नकली विक्रम के कितने जुल्म सहन किए हैं। अजनबी आदमी यानी महेश अग्रवाल की असली बेटे विक्रम अग्रवाल की बात सुनकर सुमित्रा और किरण को गुस्सा आ जाता है। असल में काजल अग्रवाल को जब पता चला था अग्रवाल खानदान में रहस्यमय दिव्य शक्ति पिंड के बारे में पता चला, तब काजल ने विक्रम की सारी एक्टिविटी पर नजर रखने के साथ साथ विक्रम को इन्वेस्टिगेशन करवाया। फिर विक्रम की तरह ही एक आदमी की प्लास्टिक सर्जरी करवाकर विक्रम का एक्सीडेंट करवा दिया। उस आदमी को विक्रम बनाकर अपने हस्बैंड के रूप में अग्रवाल खानदान में ले आई। नकली विक्रम ने बताया उसने काजल से शादी कर ली है। तब महेश अग्रवाल ने उससे पूछा, लेकिन तुम सुमित्रा ठाकुर से प्यार करता था ना, फिर काजल से कैसे शादी कर सकता है। जिसे सुनकर नकली विक्रम ने कहा था काजल उसके बच्चे की मां बनने वाली है। एक बार मीटिंग के दौरान उसे ड्रग्स दिया गया था, नशे में वह काजल के साथ वन नाइट स्टैंड कर लिया था, इसलिए वह अब पूरी जिंदगी काजल के साथ बिताना चाहता है। विक्रम की बात सुनकर महेश को गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन काजल के प्रेग्नेंट होने के कारण उसे अपनी बहू नहीं माना था, लेकिन घर में रहने दिया था। धीरे धीरे काजल सबका दिल जीतने लगी। महेश जी के मन में भी काजल के लिए रिस्पेक्ट आ गई थी। काजल को अपने घर की बहू मान लिया था, लेकिन काजल के हाथ कभी भी उस दिव्य शक्ति पिंड का राज नहीं लगा, जिस कारण उसने मरने का नाटक किया। नकली विक्रम को अग्रवाल खानदान में छोड़कर काली शक्तियों की तपस्या करने चली गई। CH27 बाप बेटे का मिलन। इधर यामी के बेहोश हो जाने के बाद नमित यामी को गोद में उठाता है,
उसे प्यार से बेड पर लेटा देता है। उसके बाद डॉक्टर को कॉल करके बुलाता है। डॉक्टर आकर यामी को चेक करता है। बाकी 5 लोग को गेस्ट रूम में छुपा दिया था, वो दुनिया के सामने नहीं आ सकते थे। डॉक्टर ने यामी को चेक करके बताया, ये स्ट्रेस के कारण बेहोश हो गई है, शायद कल भी बेहोश हुई थी। इनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा कमजोरी है, जिस कारण ये थोड़ा भी स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं कर सकती है। ये सुनकर अनिल और नमित को एहसास हुआ, कल यामी दिव्य शक्तियों का उपयोग किया था, उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा कमजोर थी, और थोड़ी देर पहले जो कुछ भी देखा और सुना जिससे यामी एक्सेप्ट नहीं कर पाई। नमित को दर्द में देखकर इतना कुछ होने के कारण उसका दिमाग पर ज़्यादा ही असर पड़ा, जिसके कारण बेहोश हो गई। ये सोचकर अनिल और नमित तो गिल्टी फील होने लगता है, उनके कारण यामी की यह हालत हो गई है। डॉक्टर ने उन्हें मना भी किया था, यामी ऐसे ही बार बार बेहोश होती रही तो उसकी हेल्थ भी खराब हो सकती है। कल डॉक्टर ने बोला यामी को ज़्यादा से ज़्यादा खुश और स्ट्रेस से दूर रखना था। उसके बाद डॉक्टर यामी को इंजेक्शन लगाकर चले जाते हैं। फिर सब लोग लिविंग रूम में आ जाते हैं। नमित ने सोच लिया था सब लोगों से सारे रिश्ते तोड़ देगा। नमित लिविंग रूम में आता है, उन सबको देखते हुए बिना बिना एक्सप्रेशन के बोला, आप लोगों ने इंसानियत के लिए मुझसे दूर रहना चुना था। दूसरा, आप लोगों ने कभी मुझ पर विश्वास नहीं किया, और जहां विश्वास नहीं होता वहां रिश्ते कोई मायने नहीं रखते। जिस वजह से मैं चाहता हूं आप लोग जो इंसानियत की रक्षा करते रहे हैं उसे काम कंटिन्यू करें, और मुझसे जो होगा मैं करूंगा। लेकिन आज से आप लोगों से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मैं ठाकुर कॉरपोरेशन भी छोड़ दूंगा, अपने दम पर अपना करियर बना लूंगा। जिसके कारण महेश और हर्षवर्धन जी का चेहरा उतर जाता है। वो लोग जानते थे इसमें उनकी गलती है। नमित का रिएक्शन और एक्शन जायज है। उधर सुमित्रा और किरण जी के तो दिल के टुकड़े टुकड़े ही हो गए थे। उन लोगों ने एक माँ का फर्ज ना निभाकर इंसानियत के लिए अपने बच्चों को अपने से दूर कर दिया, जिसके कारण आज उनके बच्चे हमसे रिश्ता तोड़ रहे हैं। इधर अनिल भी नमित की बात सुनकर डर गया और वो बोला, तुम ऐसा नहीं कर सकते नम। अनिल की बात सुनकर नमित अनिल की तरफ घूरते हुए बोला, मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता। अनिल उतरे हुए चेहरे के साथ बोला, नम मानता हूँ, हमें तुमसे बात नहीं छुपानी चाहिए थी, तुम पर विश्वास करके तुम्हें सब कुछ बताना चाहिए था, लेकिन तुम भी तो मेरी मजबूरी समझो। अनिल की बात सुनकर नमित बोला, क्या आप चाहते हैं मैं आपसे भी रिश्ता तोड़ दूं? फिर ठीक है, मैं इन लोगों से रिश्ता तोड़ना चाहता था, आपको पसंद नहीं तो इनके साथ आप भी जा सकते हैं। आज से मेरा आपसे भी कोई लेना देना नहीं होगा। नमित की बात सुनकर अनिल खुशी से बोलता, सॉरी नम, आज के बाद तुमसे कोई भी सीक्रेट नहीं रखूंगा। अनिल नमित को हक कर लेता है। ये देखकर नमित भी अनिल हक करके बोलता है, कोई बात नहीं भैया, लेकिन अगली बार मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं समझ सकता हूँ आप अपनी माँ की बात नहीं टाल सकते थे, लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए। तभी नमित के असली पिता विक्रम आगे आते हैं। वो नमित की तरफ नम आंखों से देखकर बोले, नम बेटा, मुझे अपनी तरफ से बात कहने का मौका दो। तुमने अभी तक ये सोचने की भी कोशिश नहीं की वो नकली विक्रम अग्रवाल खानदान में तुम्हारा पिता बनकर कैसे पहुंचा। तुमने कभी मेरे बारे में सोचा, गुमनाम जिंदगी जीकर मुझे कैसा लग रहा होगा। मैंने कभी भी जानबूझकर ऐसी जिंदगी जीना नहीं चुना था जिसे अपनी वाइफ और बेटे और पिता से दूर रहना पड़े। मुझे पता है तुम्हारी माँ की गलती है, लेकिन इसमें बेटा मेरी क्या गलती है। अगर मैं तुम्हारे सामने आता तब क्या मेरा कोई विश्वास करता है? मैं विक्रम हूँ। अगर मैं तुमसे आकर मिलता तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करते? मैं तुम्हारा पिता हूँ, जबकि तुम उस नकली विक्रम को अपना पिता मानते थे। ये सुनकर नमित भी नम आंखों से विक्रम जी की तरफ देखने लगता है। विक्रम जी नम आंखों से अपना सर झुकाकर बोले, मुझे माफ़ कर दो बेटा, मेरी गलती है। मैं तुम्हें उस इंसान के जुल्मों से नहीं बचा पाया, लेकिन मैं किस हक से तुम्हें बताने आता, ये तो सोचो। ये सुनकर नमित से अब ज़्यादा देर ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। नमित दौड़कर विक्रम जी के गले लग गया, रोते हुए बोला, डैड मैं जानता हूँ आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे साथ सब लोगों ने धोखा किया है। मैं किस पर विश्वास करूँ, मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं मानता हूँ आपकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन गलती तो मेरी भी नहीं थी। जो मैंने उस इंसान के सारे जुल्म सहे, मेरी माँ ने कभी आकर यह नहीं बताया कि वह तुम्हारा पिता नहीं है। तुम उसके जुल्म क्यों रहते हो? मैं उस इंसान के आगे कभी झुकने के लिए मजबूर नहीं होता और उसे शायद इतने दिनों तक आपकी जगह भी नहीं लेने देता। नमित की बात सुनकर विक्रम जी बोले, मुझे भी अगर पता होता कि वह तुम पर इतने जुल्म करता है, मैं अपने बच्चे को इतने जुल्म नहीं रहने देता। चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना गंवानी पड़ जाती, तुम्हें जरूर बचाता। ये सुनकर नामित विक्रम जी को कस के हक कर लेता है। ये देखकर सुमित्रा जी को आज अपनी गलती का एहसास हो रहा था, क्योंकि अगर वो असली विक्रम और नमित को बताती नमित का पिता कोई और है और नकली विक्रम नमित के साथ दुर्व्यवहार करता है, शायद उसके बेटे को इतने जुल्म नहीं सहने पड़ते। ये सोचकर आज सुमित्रा को लग रहा था सब लोग कहते हैं वो एक बेवकूफ़ है। तब सुमित्रा अपने मन में उन लोगों का मजाक थी, लेकिन वह सच में एक बेवकूफ़ औरत है जो अपने बच्चे की ही रक्षा नहीं कर पाई और उसे उस नर्क में छोड़ दिया। सुमित्रा जी यह सोचकर वहां से चली जाती है। सुमित्रा जी को जाते देख नमित को बहुत बुरा लगता है।
क्योंकि सुमित्रा जी ने आगे आकर उसे एक बार माफ़ी भी नहीं मांगी। शायद वह अपनी माँ की गलती समझकर उसे माफ़ कर देता। विक्रम जी भी अपने बेटे के भाव को समझकर बोले, बेटा उसे बहुत ज़्यादा गिल्ट है, उसे टाइम दो, वह तुमसे ज़रूर माफ़ी मांगेगी। ये सुनकर नमित मुंह बनाकर बोला, मुझे उनकी कोई माफ़ी नहीं सुननी। ये बोलकर विक्रम जी को कसके पकड़ लेता है। ये देखकर विक्रम बोले, कोई बात नहीं मेरा बच्चा, मैं हूँ तुम्हारे लिए। ये सुनकर नामित और कस के विक्रम जी को हक कर रहता है। फिर विक्रम जी उन सबको जाने का इशारा करते हैं। वो आज नमित अपार्टमेंट में ही रुकने वाले थे। विक्रम, महेश, हर्षवर्धन, किरण और सुमित्रा ने मिलकर सारा प्लान बना लिया था। अब उस प्लान को यामी, नमित और अनिल को समझाना था। विक्रम ने उन सबको जाने का बोलकर नमित और अनिल को सारा प्लान समझा दिया था। अब कैसे उन काली शक्तियों को खत्म करना है, जिसके लिए पहले नकली विक्रम अग्रवाल की सारी डिटेल हासिल करनी है। वह क्या करता है, इन दिनों कहाँ गायब है। फिर धीरे धीरे काली शक्तियों के प्यादे को खत्म करके काली शक्तियों की गुरु माँ को सामने आने पर मजबूर करना होगा। और उन प्यादे को खत्म करने का काम विक्रम, सुमित्रा, किरण, हर्षवर्धन और महेश जी का था। और अनिल, यामी और नमित योगिक आध्यात्मिक दिव्य शक्तियों को जागृत करना था। इसलिए उन्हें कड़े ध्यान की जरूरत थी। 1 महीने तक अनिल, नमित और यामी को ध्यान करना था। इतनी दिन में काली शक्तियों की गुरु माँ का जाल वो पांचों मिलकर तोड़ने वाले थे। इन 2 महीनों के अंदर काली शक्तियों की गुरु माँ को सामने आने पर मजबूर करना था, क्योंकि फिर वह बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो सकती थी, जिसके कारण वो लोग उससे लड़ नहीं पाते। उन्होंने ये प्लान बनाया था। 1.5 महीने बाद 12th की एग्जाम थी। यामी और नमित महेश जी की सिफारिश से प्रिंसिपल से परमिशन लेकर घर रहकर ट्यूशन से पढ़ाई करने का बोल ब्रेक लेकर घर में ध्यान की प्रैक्टिस करने लगे थे। अनिल भी ठाकुर कॉरपोरेशन से ब्रेक लेकर उन दोनों को ज्वाइन कर लिया था। इन दिनों में उन लोगों ने बहुत सारे राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों को खत्म कर दिया था, जिससे चिराग बौखलाया हुआ था। इधर चिराग ने गुरु माँ को सब कुछ बता दिया था, जिसके कारण गुरु माँ नहीं कहा बस तुम 2 महीने रुक जाओ, फिर देखना इन सबको जड़ से खत्म नहीं कर दिया, मैं भी गुरु माँ काजल नहीं। ये बोलकर वह राक्षसों की तरह हंसने लगी थी। CH-28 विक्रम और शेरा की लड़ाई एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह पर चारों तरफ हरियाली बिखरी हुई थी। रंग बिरंगे फूल लहरा रहे थे, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। नीले आसमान में सफ़ेद बादल थे, जिसे सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट होकर पहाड़ों पर पड़ रही थी, जिसके कारण पहाड़ भी नीले और सफ़ेद कलर में दिख रहे थे। यहाँ की खूबसूरती किसी का भी मन मोह ले सकती थी। इसी खूबसूरती को निहारते हुए 2 लड़के और एक लड़की अपनी बाहें फैलाए फूलों की खुशबू और सुहाने मौसम के साथ ठंडी हवाओं का मजा ले रहे थे। उस लड़की ने सफ़ेद अनारकली पहन रखा था, उन दोनों लड़कों ने सफ़ेद धोती कुर्ता पहन रखा था, और सब लोग उस खूबसूरती में अपनी खूबसूरती के साथ 4 चांद लगा रहे थे। उस सीन को देखकर ऐसा लग रहा था किसी ने एक खूबसूरत सी जगह की 3 खूबसूरत लोगों के साथ पेंटिंग बना दी हो। कुछ पेंटिंग को देखकर किसी का भी दिल और दिमाग शांत हो जाए। उस जगह में एक अजीब सी सुकून देने वाली शांति थी। फिर वह तीनों लोग चलते हुए आगे की तरफ जाने लगे। जैसे जैसे वह आगे जा रहे थे, वहाँ की खूबसूरती बढ़ती ही जा रही थी। एक नीले और सफ़ेद पहाड़ से पानी का झरना बह रहा था। वह झरना वहाँ की खूबसूरती को कॉम्प्लीमेंट दे रहा था। हर तरफ चिड़ियों की चहचहाहट गूंज रही थी। उस जगह को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अपने सपनों की दुनिया में आ गए हो। वो लोग अभी भी चलते ही जा रहे थे। वो लोग अभी थोड़ी दूर ही गए था। उन्हें एक पानी का तालाब दिखता है, जो कि एक पहाड़ पर था। उससे भी 3-4 झरने पहाड़ से नीचे की तरफ बह रहे थे। उस सीन को देखकर उन तीनों की आंखों में सुकून उतर आया। फिर वह चलते हुए एक छोटे से खूबसूरत से घर के सामने जाकर रुकते हैं। उस घर को देखकर वो लड़की एक्साइटेड होकर बोली, नम देखो ये घर इतना खूबसूरत है। हाँ, ये कोई और नहीं नमित, यामी और अनिल जी थे, जो कि अपनी आध्यात्मिक शक्ति ध्यान के लिए आए थे। सिटी में आध्यात्मिक शक्ति बहुत कम पाई जाती है, जिस कारण वह लोग शांत और आध्यात्मिक से भरपूर जगह पर अपनी आध्यात्मिक साधना करने आए थे। यामी फिर बोली, नम और भैया मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ की रानी को उनके महल तक पहुँचा दिया गया हो। ये बोलकर घूम घूम कर खूबसूरत से छोटे से घर को देखने लगती है। वह पूरा शीशे से बना था और वहाँ पर सब कुछ चंदन की लकड़ी के फर्नीचर थे। हर चीज़ मिट्टी और लकड़ी से बनी थी, जो बहुत ही खूबसूरत कलाकारी से बनाई गई हो, जैसे पुराने जमाने की फर्नीचर हो। कांच के घर के बाहर से अंदर कुछ भी नहीं देख सकते हैं, लेकिन अंदर से बाहर की खूबसूरती वो लोग आसानी से देख सकते थे। तभी अनिल यामी को चिढ़ाते हुए बोला, मुझे तो कोई रानी दिखाई नहीं दे रही। मुझे तो यहाँ 2 हैंडसम लड़के और एक चुहिया दिख रही है। रानी कहाँ है? ये सुनकर यामी चिढ़ जाती है। अपने गाल फुलाकर गुस्से से अनिल को भुनने लगती है। अनिल के यामी को चूहिया बोलने से नमित को बुरी तरह हंसी आ जाती है। वो पेट पकड़कर जोर जोर से हंसने लगता है। ये देखकर यामी गुस्से चिल्लाते हुए बोली, नम अगर तुमने हंसना बंद नहीं किया, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। मैं तुम लोगों को चूहिया कहाँ से दिखती हूँ? मैं तो एक खूबसूरत सी लड़की हूँ। यामी की सुनकर नमित और अनिल दोनों ही बुरी तरह हंसने लगे। ये देखकर यामी चट गई।
यामी अपने गुस्से लाल चेहरे के साथ बोली, आप दोनों बहुत बुरे हैं, मैं आप लोगों से कभी बात नहीं करूंगी। वो दोनों फिर भी हंसना बंद नहीं करते। यामी गुस्सा होकर बाहर की तरफ जाने लगती है। तभी वहां पर गुरु माँ राजश्री आ जाती है। गुरु माँ राजश्री बोली, यहाँ क्या हो रहा है? ये सुनकर अनिल और नमित हंसना बंद कर दिया। यामी भी उन दोनों के पास आकर खड़ी हो गई। फिर गुरु माँ राजश्री ने बताया, मैं आप लोगों की आध्यात्मिक ध्यान करने के लिए मैं टेक्निक बताऊंगी, उसी तरह करनी है। एक मंत्र भी दूंगी, इसका आप लोगों को ध्यान करना है, इसीलिए मेरी बात ध्यान से सुनना। गुरु माँ राजश्री बोली, आप लोग ध्यान कला के द्वारा हमारे शरीर के अंदर मौजूद 7 चक्र को जागृत करेंगे, जिससे दिव्य शक्तियों में वृद्धि होती है। 7 चक्र के नाम मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्रार। आप लोगों को अभी मूलाधार चक्र को जागृत करना है। इस चक्र के देवता भगवान श्री गणेश होते हैं, जो विवेक, बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे कभी भी आप लोगों की दिव्य शक्ति मौजूद कारण कुछ भी अमंगल काम नहीं होगा। आप लोग आराम से अपनी जगह पर बैठ जाएं और मैं जैसा बताती हूँ वैसा कीजिए। नवनीत, अनिल और यामी गुरु माँ की बात मानकर अपना आसन ग्रहण कर लेते हैं। 1. आराम से बैठ जाएं, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और अपने ध्यान को अपने पेरिनियम, गुदा और जननेंद्रियों के बीच के स्थान पर केंद्रित करें। 2. अपनी तर्जनी, उंगली और अंगूठे के साथ एक वृत्त बनाएं। गहरा श्वास लें और छोड़ दें, फिर इस मंत्र का जाप करें, ओम लम परम तत्वाय गम ओम फट। इसी तरह गुरु माँ राजश्री उन्हें मूलाधार चक्र को जागृत करने और दिव्य शक्तियों के पहला पड़ाव को पार करने की ध्यान टेक्निक और मंत्रों के बारे में बताती है और वहां से चली जाती है। इधर नमित, यामी और अनिल मिलकर ध्यान में बैठ जाते हैं। एक घने और सुनसान जंगल में एक गुफा के अंदर किसी की चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। वहां पर एक औरत काले कपड़े पहने एक लड़की पर अपनी काली शक्तियों का वार उस लड़की पर बार बार कर रही थी। इतने में काले कपड़े पहने आदमियों के साथ चिराग अंदर आता है। चिराग बोला, गुरु माँ, यामी, नमित और उसके भाई अनिल पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं। ये सब उन दोनों बुड्ढों ने मिलकर ही उन्हें हमसे दूर भेजा है। वो हमारे प्लान को खराब करना चाहते हैं। ये सुनकर काजल जोर जोर से हंसते हुए बोली, कितने दिन तक मेरी नज़रों से उन तीनों को छुपा कर रखेंगे? मैं बहुत जल्दी उन तीनों को उनकी सुरक्षित जगह से निकाल लूंगी। अभी तो बद्दी चिड़िया की मुझे दिक्कत हो रही है। ये राक्षसी रूप में जाने में मुझे सबसे ज़्यादा समस्या दे रही है। ये सुनकर चिराग हंसते हुए बोला, गुरु माँ बेकार में चिंतित हो रही है। हमारे लोग इसका भोग करेंगे, तब इसके मन में नफरत की भावना आएगी, तब यह आसानी से राक्षसी प्रवृत्ति में शामिल हो जाएगी। ये सुनकर गुरु माँ यानी काजल की आंखों में चमक आ जाती है। वह अपने आदमियों को इशारा करती है। सारे आदमी और लड़की की पर टूट पड़ते हैं। 1 घंटे बाद वो लड़की बेहोश हो चुकी थी। उस लड़की की पूरी बॉडी से खून बह रहा था। उन राक्षसों ने उस लड़की का बुरी तरह से किया था, जो अब भी बिना कपड़ों के बहुत बुरी हालत में ठंडी जमीन पर लेटी थी। चिराग और काजल राक्षस की तरह हंसते हुए बोला, अब आसानी से यह राक्षस बन जाएगी। ये सुनकर काजल के अपनी काली शक्तियों का हमला करती है, जिससे अचानक उस लड़की की बॉडी में बदलाव आने लगती है। उसकी बॉडी एक बहुत ही मोटी बनती थी। लकी मोटर बॉडी पर बहुत सारे आ गए, बालों वाली राक्षसी औरत में बदल गई थी। फिर काजल हंसते हुए बोली, जल्दी मैं राक्षसी इंसानों की सेना तैयार कर लूंगी। फिर हम लोग अग्रवाल खानदान को ठाकुर खानदान पर हमला करेंगे। मुकुल, कविता और शेरा को इन्फॉर्म कर दो, वह ध्यान से रहे हो, पकड़े ना जाए। और किरण को भी संभलने को बोल दे, मुकुल कहीं किरण के कारण ना पकड़ा जाए। इधर आज 1.5 महीने बाद नकली विक्रम लौटकर अग्रवाल ओल्ड हवेली आया था। जब नकली विक्रम का असली नाम शेरा है। जब शेरा ने ओल्ड अग्रवाल हवेली में प्रवेश किया, तब उसे महेश अग्रवाल लिविंग रूम में सोफे पर बैठा दिखा, जिससे शेरा की भौहें सिकुड़ गई। उसे कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ, लेकिन उसने इग्नोर करके महेश को ग्रीट करते हुए बोला, हेलो डैड, आपकी तबीयत कैसी है? कुछ प्रॉब्लम हो गई क्या? आप घर वापस आ गए? ये सुनकर महेश अग्रवाल भौहें उठाते हुए बोला, क्यों, मैं मेरे घर लौट कर भी नहीं आ सकता क्या? ये सुनकर शेरा हड़बड़ाकर बोला, नहीं डैड, ऐसी बात नहीं है, मैं बस ये जानना चाहता था, अब आपकी तबीयत ठीक हो गई क्या? ये सुनकर महेश अग्रवाल सीरियस फेस के साथ बोले, विक्रम, मेरे मन में बहुत सालों से ही एक बात है जो मैं तुमसे आज पूछना चाहता हूँ। ये सुनकर शेरा अंदर ही अंदर घबराहट होने लगी, लेकिन फिर भी शांति से कहा, हाँ डैड, पूछो। ये सुनकर महेश अग्रवाल बोले, विक्रम बेटा, तुमने कभी यह सोचा कि किसी की जगह लेने से पहले अगर वह असली इंसान वापस आ जाए तो तुम्हारा क्या होगा? ये सुनकर शेरा हैरान होकर महेश जी को देखने लगा। तभी एक रूम से हर्षवर्धन और विक्रम अग्रवाल दोनों एक साथ निकल कर आते हैं। विक्रम अग्रवाल को वहां देखकर शेरा की सिटी पिटी गुम हो जाती है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि वह तो काली शक्तियों गुरु माँ का शिष्य है। ये सोचकर वह अपनी हैरानी और शौक से बाहर आकर जोर जोर से राक्षसी हंसी हंसने लगता है। शेरा ने हंसते हुए बोला, तुम लोग तब भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब मैं गुरु माँ का काम और आसान कर दूंगा। तुम सब लोगों को मारकर फिर उन 3 प्यादों को मारना,
फिर गुरु माँ के बाएं हाथ का खेल है। ये सुनकर सब लोग अलर्ट हो जाते हैं, लेकिन सब लोगों को पीछे कर विक्रम आगे आता है, शेरा के साथ लड़ाई करने को तैयार हो जाता है। इधर शेरा अपने राक्षसी रूप में आने लगता है। वह बड़े बड़े काले बाल, बड़े बड़े दांतों के साथ एक बहुत ही भयानक काला भेड़िया दिख रहा था। उसे इस तरह देखकर एक पल को तो सुमित्रा जी भी सहम गई, लेकिन उन्हें पता था उन लोगों ने इंसानियत की रक्षा करने के लिए इस धरती पर जन्म लिया है, इसीलिए इन राक्षसों से डरकर जीता नहीं जा सकता। ये सोचकर सुमित्रा जी मजबूती से विक्रम और शेरा की लड़ाई देखने लगती है। शेरा काले रंग से भरा शक्तियों का गोला विक्रम की तरफ फेंकता है। विक्रम सिल्वर रंग की शक्तियों का गोला उसकी काली रंग की शक्तियों की तरफ से उनकी शक्ति आपस में टकरा जाती है, जिससे अग्रवाल भवन में जैसे भूकंप आ गया, इस तरह कांपने लगता है। ये देखकर महेश अग्रवाल अपनी दिव्य शक्तियों का घेरा विक्रम और शेरा के चारों तरफ बना देते हैं। क्योंकि अग्रवाल ओल्ड हवेली सिटी के बीच थी, अगर कुछ भी होता है बाहर मीडिया वालों को पता लगने के कारण जनता डर सकती है। इधर विक्रम और शेरा के बीच लगातार लड़ाई चल रही थी। कभी विक्रम पर शेरा भारी पड़ता तो कभी शेर पर विक्रम भारी पड़ता। अचानक शेरा धोखे से विक्रम पर वार करने की कोशिश करता है, लेकिन विक्रम बहुत ज्यादा अलर्ट था, क्योंकि राक्षसों के कोई ईमान धर्म नहीं होता है, इसीलिए अपनी पूरी शक्ति लगाकर पहले तो 13 की काली शक्तियों को काटता है, फिर एक दिव्य शक्ति का पाश बनाकर उसमें शेरा को बांध देता है। दिव्य शक्ति के पाश से छूटने की शेरा बहुत कोशिश करता है, लेकिन छूट नहीं पाता। वह घायल शेर की तरह तड़प रहा था और विक्रम को धमकियां दे रहा था। इतने में विक्रम अपने दिव्य शक्ति हंटर बनाता है, शेरा को मारने लगता है। तुमने मेरे बेटे को इस तरह के हटर से ही मारा था ना, आज मैं अपने बेटे पर किए गए तुम्हारे हर जुल्म का बदला लूंगा। ये सुनकर शेरा में चिल्लाते हुए बोला, वह तुम्हारा बेटा नहीं, फिर चिराग और नमित दोनों ही मेरा खून है, राक्षस का खून। ये सुनकर सुमित्रा चिल्लाते हुए बोली, नहीं, नमित विक्रम अग्रवाल का बेटा है, ना कि तुम्हारा। ये सुनकर शेरा हैरानी से सुमित्रा को देखने लगता है। सुमित्रा आगे बोली, मैंने तुम्हें उस दिन जरा शराब पिलाकर बेहोश कर दिया था, फिर यह मेरे असली हस्बैंड विक्रम अग्रवाल उस दिन घर आए थे और मैंने अपना सबसे कीमती समय उनके साथ बिताया था, ना कि तुम्हारे साथ। इसलिए इस गलतफहमी में मत रहो कि नमित तुम्हारा बेटा है। CH29 खूबसूरत यादें। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता है, धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है। इन 2 महीनों में बहुत कुछ हो गया था। मुकुल, शेरा और कविता ठाकुर गायब हो गए थे। कविता ठाकुर हर्षवर्धन ठाकुर यह भाई की बेटी थी, लेकिन उन्होंने बचपन से ही उसे अपनी बेटी के जैसे पाला था और उन्हें शक था कविता भी काली शक्तियों की पूजा करती है, लेकिन वो कभी सामने नहीं आई। अचानक वो बिना किसी कारण के गायब हो गई थी, जिससे इधर काजल गुस्से में बौखलाई हुई थी। उसने सोचा कुछ भी करके उसे उन लोगों पर अटैक करना ही होगा। ये सोचकर उसने अपनी काली शक्तियों की तपस्या शुरू कर दी थी, क्योंकि वो एक अनोखी काली शक्ति को जागृत करना चाहती थी। इधर चिराग नमित, यामी और अनिल को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा था और वो जानना चाहता था वो लोग किस प्रकार का आध्यात्मिक ध्यान कर रहे हैं और कितने शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन फिर भी चिराग उन लोगों के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा था। इधर उस खूबसूरत से पहाड़ों वाले घर में, जो कि नमित का फार्म हाउस था, दोपहर हो चुकी थी। पक्षी इधर उधर अपने खाने की तलाश कर रहे थे। कुछ खरगोश, कुछ हिरण, जंगली बिल्लियां, इसी प्रकार कई तरह के जानवर घूम रहे थे, लेकिन कोई भी खूंखार जानवर की खूबसूरत जगह में नहीं था। यह अजीब बात तो थी, लेकिन पता नहीं क्या कारण था। इस खूबसूरत जगह पर क्या खास बात थी। उस जगह पर ना तो ज्यादा धूप ही ना ज्यादा ठंड, एकदम सुहाना मौसम था। वहां पर एक कांच के घर में बाहर से अंदर कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था वहां इतनी शांति है जैसे कोई चिटी भी मौजूद नहीं हो। उस घर के अंदर सूरज की बहुत कम रोशनी आ रही थी, क्योंकि कांच की खिड़कियों पर व्हाइट कर्टन्स लगे थे। वो कर्टन हल्के हल्के हवा से लहरा रहे थे। उस घर के लिविंग रूम में सफेद गद्दों पर सफेद चादर बिछाकर 3 लोग आंखें बंद किए बैठे थे। यहाँ पर देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई साधु संत ध्यान कर रहे हो। लिविंग रूम में बीचों बीच एक लड़की सफेद अनारकली सूट में अपने घुटने मोड़कर आलथी पालथी बैठी थी। उसकी कमर एकदम सीधी थी, उसकी हाथ लंबे उसके घुटनों पर अंगूठे तर्जनी उंगली मिलाकर रखे हुए थे। उसके दोनों और 2 लड़के भी उसी की तरह आंखें बंद करके सफेद धोती कुर्ते में बैठे थे। उन लोगों के हल्के हल्के होंठ हिल रहे थे, लेकिन आवाज नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी मंत्र का जाप कर रहे हो। उसी वक्त वहां पर एक बूढ़ी औरत सफेद रंग की ड्रेस पहने आती है। उसके पूरे बाल सफेद थे, उसके ड्रेस सफेद थी, उसकी स्किन भी लगभग सफेद ही थी, लेकिन उसमें थोड़ा गुलाबी रंग था, इसलिए पता चल रहा था बहुत ज्यादा खूबसूरत है। उस औरत ने आकर उन्हें ध्यान से उठाया। वो लोग ध्यान से उठकर अपनी गुरु माँ को प्रणाम किया। ये लोग यामी, नमित और अनिल है, और जो सफेद कपड़ों वाली औरत गुरु माँ राजश्री थी। गुरु माँ ने उन तीनों की ध्यान से जांच करते हुए बोली, आप लोगों के 3 चक्र जागृत हो गए हैं। उन्होंने आगे बताया, यामी ने अपने 3 चक्र जागृत करके आग की शक्ति को तीसरा चरण तक जागृत कर लिया है।
तुम्हारी शक्ति आग है। तुम्हारे पास 3 प्रकार की अग्नि है, पीली, हरी और पर्पल। पहले चरण की आग है पीली और दूसरे चरण की हरी, तीसरे चरण की पर्पल। तुम्हारी सबसे पावरफुल आग की शक्ति पर्पल है। मास्टर नमित, आपकी शक्ति के बारे में मैं अभी कुछ नहीं बता सकती। आपको इतना समझ लीजिए, जब आपकी इनको जरूरत तब आप अपने मन में झांक कर देखना, जो भी शक्ति को सबसे पावरफुल लगे उसी से वार करना। क्योंकि आपकी शक्तियां हमला करने के लिए नहीं, लोगों की रक्षा करने के लिए ज़्यादा है। आपके रक्षक ये बाकी सब है। आप इनकी रक्षा कर सकते हैं लेकिन खुद की रक्षा नहीं कर सकते। अब आप लोग बाहर जाकर थोड़ा घूम लीजिए, मुझे अनिल से कुछ बात करनी है। ये सुनकर नमित और यामी वहां से जाने लगते हैं। नमित और यामी गुरु माँ से नमित की शक्तियों के बारे में पूछना तो चाहते थे, लेकिन गुरु माँ का सीरियस चेहरा देखकर दोनों की हिम्मत नहीं हुई। अगर अभी बताना सही होता तो गुरु माँ उनसे भी नहीं छुपाती। ये सोचकर नमित और यामी उस घर से बाहर आ जाते हैं। वो 2 महीने बाद आध्यात्मिक ज्ञान से उठे थे। उन्होंने बाहर की खूबसूरती आज से 2 महीने पहले ही देखी थी। बाहर आकर हाथ फैलाकर खड़े हो जाते हैं और सुकून की सांस लेते हैं। अचानक यामी की नज़र नमित पर जाती है। इस वक्त नमित बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। नमित को देखकर ऐसा लग रहा था उसके 3 चक्र जागृत करते हैं। उसके बॉडी में कुछ बदलाव हुए हैं। उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा मजबूत और आकर्षक लग रही थी। तभी यामी को एक शरारत सूझी और नमित को देखते हुए बोली, नम, तुम्हारी शक्तियों का पता नहीं, लेकिन तुम हैंडसम बहुत हो गए हो। ऐसे बाहें फैलाकर मुझे सिड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे बोल दो, मैं तुम्हारे साथ रोमांस करने के लिए तैयार हूँ। यामी नमित को फ्लाइंग किस दे देती है। जो नमित यामी की बात सुनकर आंखें फाड़े देख रहा था, वह अचानक हड़बड़ाकर वहां पर मौजूद गर्म पानी के झरने की तरफ चला गया। यामी भी उसके पीछे पीछे जाने लगी, लेकिन नमित को नहीं पता था यामी भी उसके पीछे आ रही है। अचानक नमित का मन गर्म पानी के झरने से शावर लेने हुआ, क्योंकि उन लोगों ने 2 महीनों में शावर तो लिया था, लेकिन नमित को ऐसा लग रहा था इन 3 चक्र को जागृत करने के कारण उसके शरीर से बहुत कुछ गंदगी निकली है। वो गंदगी नॉर्मल पानी से साफ नहीं हो रही है, जिसके कारण उसका शरीर उसे भारी महसूस हो रहा था। ये सब सोचते हुए नमित अपने कपड़े निकालकर उस गर्म पानी के झरने के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है। इस वक्त नमित केवल टॉवल में था। जैसे ही नमित झरने के नीचे खड़े होता है, उसके शरीर पर वह पानी पड़ते ही अजीब सा काला पदार्थ की शरीर से फिसलकर गिरने लगता है, जो इतनी देर से उसकी बॉडी पर मौजूद था, जो उसके शरीर पर एक मोटी सी परत के रूप में जमा हो गया था इन 2 महीनों में, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा था। नमित को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी बॉडी से कुछ वजन उतर रहा था। उसे उसके बॉडी का वजन असली वजन के 2 गुना लग रहा था, लेकिन अभी ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर की जकड़न कम होती हुई उसे अपनी बॉडी में ऐसा फील हो रहा था जैसे जंजीरों से आज़ाद किया जा रहा हो। नमित हाथ फैलाकर आंखें बंद करके सुकून से झरने के नीचे खड़ा हो गया। जैसे जैसे उस गर्म झरने का पानी नमित पर पड़ रहा था, नमित का अलग ही रूप सामने आ रहा था। यामी एकटक वहां खड़ी नमित को देख रही थी। उसने उसे कपड़े निकालते टाइम देता था, तब भी वो अट्रैक्टिव लग रहा था, लेकिन इस वक्त धीरे धीरे यामी को नमित एक देवदूत के रूप में बदलता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि इस वक्त नमित की बॉडी का निखार और शेप अचानक धीरे धीरे बदल रहा था। ये देखकर यामी भी नमित के पीछे जाकर खड़ी हो जाती है। उसकी बॉडी पर भी वह गर्म पानी गिरने के कारण अजीब सी हल्कापन महसूस होने लगता है। यामी अचानक नमित को हक करके खड़ी हो जाती है। यामी के हक करने से नमित चौंक कर अपनी आंखें खोल देता है, लेकिन नमित जानी पहचानी खुशबू और टच महसूस होता है। वह शांत होकर अपनी आंखें बंद करके खड़ा हो जाता है, क्योंकि यामी का इस तरह हक करना उसे भी अच्छा लग रहा था। लेकिन उसके मन में एक बात थी, अभी सही समय नहीं है यामी और उसके करीब आने का, क्योंकि वह अभी बच्चे थे, कुछ भी गलत हो सकता था। वह अभी 17 साल के थे। एडल्ट होने में भी उन लोगों को तकरीबन 6 महीने और लगने वाले थे। इस वक्त उस झरने के नीचे खड़े नमित यामी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। वहां धरने के आसपास मौजूद सारे जानवर इस मंत्र मुक्त करने वाले नज़ारे को देखने लगे। ऐसा लग रहा था किसी पेंटिंग में 2 कपल को झरने के नीचे बनाया गया हो। इतना सुंदर नज़ारा था। तभी यामी नमित को पलटकर उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर यामी नमित के फोरहेड पर किस करती है, तो नमित की सुकून से आंखें बंद हो जाती है। इधर सारे जानवर पहले तो सामने की सीन को देखते हैं, फिर एक दूसरे की आंखों पर अपनी पैर रख देते हैं। ये छोटे छोटे जानवर यहाँ की आध्यात्मिक शक्ति के कारण थोड़े समझदार थे। इस सीन को देखकर एक दूसरे की आंखों पर अपने पंजे रहे थे और दूसरे जानवर के पंजे अपनी आंखों से हटाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वह इस खूबसूरत सीन को देखना चाहते थे। लेकिन सारे जानवर एक दूसरे को इस सीन को नहीं देखने देना चाहते थे। इधर यामी नमित की दोनों आंखों पर किस करती है, फिर गालों पर किस करती है। जैसे ही यामी नमित के चेहरे पकड़कर अपने होंठ नमित के होठों पर रखने ही वाली थी, अचानक नमित की आंखों के सामने अजीब अजीब से सीन आने लगते हैं। उन सीन में एक लड़का नशे में बेड पर लेटा तड़प रहा था। उसके चारों तरफ बहुत सारी औरतें खड़ी थी। उन औरतों ने काले कपड़े पहन रखे थे।
उनके लंबे लंबे नाखून थे। उनका चेहरा भी बहुत भयानक था। उन्हीं से कुछ दूरी पर एक लड़की बैठी थी, लेकिन वह लड़का उस लड़की को देख नहीं पा रहा था। उसकी आंखें बेहोशी के कारण हल्की हल्की खुली थी। वो बस उस भयानक औरतों को देख पा रहा था। उसके सामने सोफे पर बैठी लड़की अपनी आंखों में शैतानी चमक लिए उन औरतों को इशारा करती है। वो औरतें उस लड़के पर टूट पड़ती है, उसे बुरी तरह नोचने लगती है, जैसे आज उसे उस लड़के को कच्चा ही चबा जाएंगी। वो लड़का उन औरतों से छूटने की कोशिश में एक ही बात बड़बड़ा रहा था, प्लीज़ यम मुझे बचा लो, मुझे ये दर्द और बर्दाश्त नहीं हो रहा, प्लीज़ यम मुझे बचा लो। ये सीन नमित की आंखों के सामने आते ही वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, एक ही बात बार बार दोहरा रहा था, यम प्लीज़ मुझे बचा लो, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उस पहाड़ के पत्थर से गिर जाता है, यामी को अपने से अलग धक्का दे देता है। यामी भी एक पहाड़ के पत्थर गिरने वाली थी, लेकिन पीछे से अनिल ने आकर यामी को संभाल लिया था। उसने नमित को भी संभालने की कोशिश की, लेकिन नमित की हालत बहुत बुरी थी। वह अभी चिल्ला रहा था, मुझे छोड़ दो, मुझे मत छुओ, मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। इसी तरह वह उस झरने के नीचे पत्थर की पर पड़ा चिल्ला रहा था। नमित को देखकर ऐसा लग रहा था उसे कोई बुरी तरह टॉर्चर कर रहा, शायद उसका रेप करने की कोशिश कर रहा है। उसके सर से हल्का हल्का खून आने लगा था। नमित के झटके से पीछे जाने की वजह से सिर में पत्थर लग गया था। नमित को इस हालत में देखकर यामी बुरी तरह रोने लगी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था नमित इस तरह क्यों बिहेव कर रहा है। क्या उसके साथ कुछ प्रॉब्लम है? क्या सच में कभी उसके साथ ऐसा कुछ हुआ है जिसमें उसने उसे पुकारा और वह टाइम पर ना पहुंची हो, जिस कारण हम इतने कुछ बुरा लगा हो? और किस तरह यामी के किस करने पर नमित ने रिजेक्ट किया था? इससे यामी को यकीन हो चुका था या तो नमित की पिछले जन्म में नमित के साथ कुछ हुआ हो या फिर कुछ और बात थी। लेकिन यामी को इतना यकीन तो हो गया था कि किसी ने ये तो नमित का रेप किया है या फिर नमित की रेप करने की कोशिश की है। जहां तक यामी को लग रहा था नमित को पिछले जन्म में मारने से रिलेटेड कुछ है। CH30 दर्द और सब खत्म। नमित को इस तरह चिल्लाते देख यामी भी बुरी तरह रोने लगी। जो जानवर थोड़ी देर पहले इस स्वीट से सीन का आनंद उठा रहे थे, उनकी आंखें भी नमित की हालत देखकर नम हो चुकी थी। वो जानवर आध्यात्मिक शक्ति के मौजूदगी वाले माहौल में रहने के कारण इमोशन समझ सकते थे, एक दूसरे को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाते थे। इधर अनिल भी नमित को इस हालत में देखकर यामी को ठीक से बैठा कर दौड़ के नमित के पास तक कर उसे गले लगाकर बोलता है, कुछ नहीं हुआ ना, देखो देखो तुम्हारा भैया, मैं तुम्हारे पास हूँ। अनिल को महसूस करते ही नमित उसे हक कर लेता और बेहोश हो जाता है। यामी नमित के पास जाने वाली थी, अचानक पीछे से गुरु माँ की आवाज़ आई। गुरु माँ बोली, तुम अभी उनके पास मत जाओ, अभी इस सिचुएशन में नहीं है। वो तुम्हें अपने पास देखते ही उन्हें पैनिक अटैक आ जाएगा, इसीलिए जब तक वह शांत नहीं हो जाता उससे दूरी बनाकर रखो। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ, लेकिन मास्टर नमित की सेफ्टी के लिए आपको ये करना ही होगा। अनिल नमित को उठाकर घर के अंदर ले जाता है, उसे बिस्तर पर लेटा देता है। यामी वहीं झरने के पास ही पत्थर पर बैठ जाती है। गुरु माँ उसके जादू से कपड़े चेंज कर दिए थे। यामी वहां से उठने की हालत में भी नहीं थी, एकदम गुमसुम एक टक गर्म पानी के झरने को देख रही थी। उससे बार बार वो मोमेंट्स याद आ रही थी जब उसने नमित को हग किया था, उसके फोरहेड पर किस किया था। तब नमित केवल सुकून महसूस कर रहा था। अचानक जब उसने उसके होठों पर किस करने की कोशिश की तो अचानक उसे क्या हो गया, यामी को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। उससे ऐसा लग रहा था ऐसा जरूर पिछले जन्म में ऐसा कुछ हुआ था जिसके बारे में उसे नहीं पता और नमित को भी याद नहीं। अचानक यामी को याद आता जब चिराग और अंकिता ने उसे केमिकल के कंटेनर में बंद किया था। तब नमित की बॉडी पर बहुत सारे घाव थे। यामी को अब और ज्यादा डर लग रहा था। वो उन घावों और नमित की सिचुएशन को याद करके अंदर तक कांप गई थी। उसे अब समझ में आ रहा था पिछले जन्म में चिराग और अंकिता ने नमित के साथ बहुत कुछ गलत किया था, लेकिन पर क्या उसे यह अब भी समझ में नहीं आ रहा था। जहां तक उसे लग रहा था शायद नमित का रेप किया गया है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है अंकिता ने रेप किया ही क्यों जब वो उसकी वाइफ थी, या फिर नमित अंकिता को अपने पास नहीं आने दे रहा था, अंकिता ने उसका रेप किया हो। ये सोचकर यामी को घबराहट होने लगी। अंकिता किस प्रकार की महिला है? क्या वह भी काली शक्तियों से जुड़ी है क्या? ये सोचते हुए अचानक की यामी की आंखों में नफरत भर गई। यामी ने मन ही मन खुद से कहा, चिराग और अंकिता, तुम लोगों ने मुझे जितनी चोट पहुंचाई मैंने बर्दाश्त कर ली। मैं एक बार कर लिए तुमको माफ कर देती, लेकिन तुम लोगों ने मेरे नम को चोट पहुंचाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब इसका बदला तो मैं ऐसा लूंगी कि किसी ने किसी से नहीं लिया होगा, क्योंकि तुम लोगों ने उसे टॉर्चर किया जिस वजह से मेरा नम दोबारा जन्म लेकर भी इतना तड़प रहा है। मैं तुम लोगों को कभी भी माफ नहीं करूंगी। इधर फार्म हाउस के बेडरूम में बेड पर लेट नमित के चेहरे पर पसीने की बूंदें दिख रही थी। उससे अपने पिछले जन्म की कुछ यादें दिख रहा था। फार्म हाउस नींद में नमित चिल्लाया, यम मुझे बचाओ, उठकर बैठ गया और डर के मारे कांपने लगा। तभी उसके चिल्लाने की आवाज उस शांत घाटी में गूंज गई, जिसे सुनकर गुरु माँ और यामी स्पीड से नमित के पास पहुंची।
उन दोनों के पास शक्तियाँ थी। गुरु माँ तो कुछ सेकंड में ही पहुंच गई, लेकिन यामी 1 मिनट के अंदर नमित के पास पहुंची तो देखा नमित डर के मारे कांप रहा था। यामी वहां आकर देखा तो डर के मारे कांपते नमित को अनिल ने गले लगा रखा था और उसकी पीठ सहला रहा था। यामी को देखते ही नमित फूट फूट कर रोने लगा, जिसे यामिनी उसे शांत करवाया। फिर कुछ दिनों तक यामी, अनिल और नमित वही रहे, जिससे नमित का धीरे धीरे उन सब बातों से मन हट गया। फिर वो लोग वापस सिटी लौट आए। धीरे धीरे दिन बीतने लगे, उनके स्कूल के एग्जाम खत्म हो गए। उन लोगों ने 12वीं में टॉप किया था। अब उनकी आध्यात्मिक ज्ञान की गति भी तेज हो गई थी, जिसकी वजह से उन लोगों ने 5-5 चक्कर जागृत कर लिए थे। इसी तरह धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। 2 साल बाद, इन 2 सालों में नमित और यामी ने 12वीं में टॉप किया था और फर्स्ट पर नमित और सेकंड पर यामी। धीरे धीरे वह लोगों ने ठाकुर बिजनेस ज्वाइन कर लिया था। अग्रवाल व ठाकुर बिजनेस को मचे कर लिया था। इधर नमित और यामी नाशा के साथ भी काम करते थे, इसीलिए उन दोनों ने मिलकर एक केमिकल तैयार किया था जो कि बहुत खतरनाक था। उसके कारण 1 किलोमीटर की दूरी में मौजूद हर चीज़ खत्म हो सकती थी। आज यामी का 19वां बर्थडे था। यामी की बर्थडे पार्टी नमित के कहने सफ़ेद संगमरमर महल वाले में हो रही थी। यह नमित की इच्छा थी। शहर के जाने माने लोग आए थे। सब लोगों ने दिव्य रक्षा का घेरा भी बनाया था। धीरे धीरे बर्थडे पार्टी पीक पर थी। यामी केक काटने वाली थी। इतने में ही भयानक हंसी की आवाज़ें गूंजने लगी। जो भी लोग उस महल में मौजूद थे वह सारे राक्षस बन गए। पूरे अग्रवाल, ठाकुर और सेन परिवार पर हमला कर दिया, जिसके कारण सेन परिवार इतनी राक्षसों का मुकाबला नहीं कर पाया। फिर भी वह डटकर उसके सामने खड़ा था। तभी सुमित्रा जी अपने गुरुदेव चाणक्य नाथन, जिन्होंने सुमित्रा जी और विक्रम जी को शिक्षा दी थी दिव्य शक्तियों को जागृत करने की, और उनकी वाइफ की राजश्री गुरु माँ, दोनों वहां आकर उन राक्षसों के साथ युद्ध करने लगते हैं। तभी वहां पर काजल और चिराग भी आ जाते हैं। वो बहुत भयानक लड़ाई होने लगती है। तभी अचानक किसी राक्षस का हमला बॉक्स पर लग जाता है, जिसमें यामी और नमित ने नासा में मिलकर एक केमिकल तैयार किया था, जिससे तकरीबन 1 किलोमीटर जगह पर सब कुछ खत्म हो सकता था। अचानक यामी और नमित घबरा गए। वह कुछ कर पाते एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और वहां पर सब राक्षस और यामी, नमित के साथ उनका परिवार भी खत्म हो गया।